हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं सुमित कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम दर्पण के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में अपन ने भारतीय इतिहास की कक्षाओं को शुरू कर दिया था और काफ़ी कुछ उनके बारे में जाना था। उसी क्रम में आज की अपन की जो तीसरी कक्षा है, उसमें अपन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। जैसे कि अपन ने पहले कक्षाओं में जाना था धर्म ग्रंथों के बारे में, जिनसे अपन को भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उसी क्रम में आज अपन ऐतिहासिक ग्रंथों को लेकर के चलेंगे और देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, कौन कौन से ग्रंथ अपने आते हैं। पहला आता है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। इस पुस्तक को के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। ये चाणक्य द्वारा लिखी गई है। चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, यानी कि इनके तीन प्रमुख नाम हैं। और परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं, वो इन तीनों नामों में से आपसे कोई सा भी नाम दे करके, एक नाम को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए आपको तीनों नामों का पता होना जरूरी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि विष्णुगुप्त जो है वो कौटिल्य का नाम है, और कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का नाम है। इसके अंतर्गत विषय क्या लिया हुआ है? ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी, ये मौर्य काल में लिखी गई थी। कौन से काल में? मौर्य काल में। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के पहले राजा बने थे, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे अपने चाणक्य महाराज। तो मौर्य काल में लिखे होने के कारण इसमें अपन को मौर्यकालीन जानकारियां मिलती हैं। और मौर्यकालीन जानकारियों में अपन को क्या मिलता है? राजनीतिक जानकारी मिलती है, आर्थिक स्थिति मिलती है और सामाजिक स्थिति के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र पुस्तक में। उसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत इस पुस्तक को 15 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 15 भाग इसके अंतर्गत हैं। 15 भागों में विभाजित किया गया है। और इसके अंतर्गत अध्याय कितने हैं? अध्याय देखे जाएं तो 180 अध्याय इसके अंतर्गत हैं। कौन सी पुस्तक में? अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है। 15 भाग हैं, 180 पाठ हैं या अध्याय हैं, संस्कृत भाषा है, मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आर्थिक स्थिति की जानकारी अपन को प्रदान करती है। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक है। उसके बाद दूसरा अपना ग्रंथ आता है राजतरंगिणी, कलहण की राजतरंगिणी। तो इसकी भाषा भी क्या है? इसकी भाषा भी अपनी है संस्कृत। कौन सी भाषा है इसकी? संस्कृत। मतलब है दोनों ही पुस्तकों की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। उसके बाद बात आती है इसके अंदर जानकारी की। तो जानकारी अपने को इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। किसका? कश्मीर का इतिहास मिलता है। देखिए, ए क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है। इसके अंदर अपन को कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का पहला प्रयास कौन सी पुस्तक में हुआ था? तो वो हुआ था राजतरंगिणी में। और लेखक कौन थे? किसने ये प्रयास किया था? तो ये प्रयास किया था कलहण महोदय ने। किसने? कलहण जी ने। आगे बात समझ में। बढ़ते हैं आगे। अगली पुस्तक है अपनी चचनामा। ये चचनामा जो पुस्तक है, इसमें देखिए सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत है। यानी सिंध पर जब अरबों ने विजय प्राप्त कर ली थी, उन सब की जो कहानियां हैं, कथाएं जो हैं,
वो अपने को चचनामा में देखने को मिलती हैं। और चचनामा की भाषा अपनी कौन सी है? चचनामा की भाषा अपनी है फारसी। और फारसी भाषा में चचनामा पुस्तक को लिखा किसने था? तो लिखने वाले थे अपने अली अहमद। कौन थे? अली अहमद। आ गई बात समझ में? बाद में बात आती है अपनी चौथी पुस्तक है अष्टाध्यायी की। कौन सी की? अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो जो है वो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। कौन सा है? संस्कृत व्याकरण का। संस्कृत व्याकरण का। ये पुस्तक भी मौर्य कालीन अपन को जानकारी प्रदान करती है, लेकिन मौर्य कालीन के साथ साथ मौर्य युग से पहले की जानकारियां भी अपन को देती है। राजनीतिक व्यवस्था जो थी मौर्यों की, और मौर्यों से पहले भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी भारत के अंदर, उस उन सब की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है अपने को? वो देती है अपने को पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है। उसके बाद बात आती है गार्गी संहिता की। तो गार्गी संहिता किस की लिखी हुई है? गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। और ये दो भागों में बटी हुई है। इसमें दो विषय अलग अलग लिए गए हैं। पहला है ज्योतिष और दूसरा है यूनानी जब भारत पर आक्रमण करते हैं उस बारे में इस पुस्तक में अपने को जानकारी दी गई है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? अगली और अंतिम अपना जो ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है महाभाष्य। कौन सा है? महाभाष्य। किसका है? देखिए, द महाभाष्य ऑफ पतंजलि। किसका लिखा हुआ है? पतंजलि का लिखा हुआ है। पतंजलि कौन थे? पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ये जानकारी किसकी देंगे अपने को? शुंग वंश की जानकारी देंगे। कौन से वंश की? शुंग वंश की। तो महाभाष्य में कौन से वंश की जानकारी है? शुंगों की जानकारी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अपन जानते हैं। तो देखिए, यूनानी और रोमन लेखक भी आए, चीनी लेखक भी हैं, अरबी लेखक भी हैं, और अन्य लेखक भी हैं। अलग अलग अन्य देशों के लेखक भी इस श्रेणी में रखे गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको हैंग सांग देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अल बरूनी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर मार्को पोलो देखने को मिल रहे हैं। यूनानी जो लेखक थे, ग्रीक और रोमन जो राइटर्स थे, उनमें प्रमुख लेखक कौन कौन थे? देखिए, एक थे टेसियस, हेरोडोटस, मेगस्थनीज और डाइमेकस। ये सभी भारतीय यात्री रहे हैं, भारत की यात्रा करने वाले रहे हैं। इसीलिए इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में अपने को काफी कुछ दिया है। देखिए, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रेट कोर्सेस। पहले आते हैं अपने टेसियस। देखिए, टेसियस कौन थे? टेसियस थे अपने ईरान जो अपना देश है उसके राजविद्य। राजविद्य का अर्थ हो गया वहां के जो राजा थे, उनका जो राज परिवार था, उनके जो वैद्य थे, यानी उनके जो पारिवारिक डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर जो थे, वो कौन थे? टेसियस थे। कौन थे? टेसियस। अब इन्होंने लिखा क्या है? भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इन्होंने भारत के संबंध में जो विवरण दिया है, जो कहानियां लिखी हैं, वो क्या है? आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित करने वाली हैं।
उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी ऐसी कहानियां इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखी हैं, इसलिए इनका जो संग्रह है वो अविश्वसनीय भी है। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हेरोडोटस। कौन आते हैं? हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक है अपनी हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। इस पुस्तक के बारे में काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसके बारे में अब आपकी परीक्षा में भी प्रश्न पूछने की गुंजाइश है। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। किसकी है? हेरोडोटस की। कहाँ के थे? यूनानी लेखक थे या फिर रोमन लेखक थे। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। बाद में आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत के यात्री आए थे, भारत को घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए नहीं कह सकते अपन, ये कह सकते हैं कि ये राजदूत थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन यूनानी राजा कौन थे? यूनानी शासक कौन था? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अपना हो जाएगा कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। ये अपने यहाँ के यूनान के राजा थे। और उनके जो दूत थे, सेल्यूकस निकेटर के दूत का क्या नाम था? तो वो थे मेगस्थनीज। कौन थे अपने? मेगस्थनीज। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है, इंडिया के बारे में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? इंडिका। कौन सी पुस्तक है अपनी? इंडिका। किसके बारे में लिखा है? इंडिया के बारे में। तो पुस्तक का नाम क्या होगा? इंडिका। और मौर्य के समय आए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हैं, तो जानकारी किसकी देंगे? मौर्य कालीन राज व्यवस्था की जानकारी देंगे। मौर्य कालीन व्यवस्था की जानकारी ये देंगे। किसने दी है? मेगस्थनीज ने। कौन सी पुस्तक में दी है? इंडिका में। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अपने आते हैं डाइमेकस। डाइमेकस जो आते हैं वो देखिए बिंदुसार के समय राज दरबार में आए थे। किसके समय आए थे? बिंदुसार के समय में। प्रश्न पूछा जा सकता है राजदूत किसके थे, पहले ये देख लीजिए। सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। प्रश्न पूछा जा सकता है बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समकालीन, बिंदुसार के समकालीन सीरिया के शासक कौन थे भैया? वो अपने थे आंतियोकस। कौन थे? आंतियोकस। इनके राजदूत का क्या नाम था? तो इनके राजदूत का नाम था अपना डाईमेकस। क्या नाम था अपना? डाईमेकिस मेकस। किस समय आए थे? बिंदुसार के समय आए थे। बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। उसके बाद बात आती है डायोनिसियस की। किसकी? डायोनिसियस की। किसके समय आए थे? अशोक, सम्राट अशोक के समय भारत में आए थे। किसके राजदूत थे? टोलमी फिलेडेल्फस के राजपूत थे, राजदूत थे। किस देश के नरेश हैं ये? टोलमी फिलेडेल्फस
मिस्र देश के राजदूत हैं, मिस्र देश के नरेश हैं या राजा हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के समकालीन मिस्र के नरेश या मिस्र के शासक या मिस्र के राजा कौन थे? तो वो थे अपने टोलमी फिलेडेल्फस। इनके राजदूत का क्या नाम था? डायोनिसियस। किसके समय भारत आए थे? अशोक के समय भारत आए थे। उसके बाद अगले आते हैं अपने टोलमी। कौन आते हैं? टोलमी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किस यूनानी यूनानी राजदूत ने लिखी थी या यूनानी लेखक ने लिखी थी? तो वे थे अपने टोलमी। कौन थे? टोलमी। अगले अपने आते हैं प्लिनी। कौन? प्लिनी। इनकी पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी लिखी थी। कौन सी पुस्तक में? नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत। किसने लिखी थी? प्लिनी ने। प्रश्न पूछा जा सकता है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी जानकारी प्रदान करती है? तो ये जानकारी प्रदान करती है भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी। और प्रश्न पूछा जा सकता है नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो प्लिनी की रचना है। अगले अपने आते हैं, अगली एक पुस्तक आती है जिसके लेखक अज्ञात है। पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। क्या नाम है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। लेखक तो इनके अज्ञात हैं, लेखक के बारे में इसकी जानकारी अपने को नहीं है। 80 एडी के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी दी गई है। कौन सी पुस्तक में? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक में। यहाँ पर ये रही पुस्तक अपनी। बाद में देखिएगा सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, आनेसिक्रटस, आस्टिबुल आस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी लेखक भारत आए थे? नियाकस, आनेसिक्रेटस, आस्टो आस्टोबुलस, ये 3 यूनानी लेखक भारत आए थे। किसके साथ है? सिकंदर के साथ है। अब बात करते हैं अपने चीनी लेखकों के बारे में, चाइनीज राइटर्स के बारे में अपन बात करते हैं। ये लेखक 3 थे। कौन कौन? फाइयान, संयुगन और वैंगसोंग। ये तीनों जो लेखक थे ये तीनों भारतीय यात्री थे। अब देखिएगा फाइयान जो अपने थे, सबसे पहले अपन फाइयान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फाइयान अपने जो थे वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आए थे। कौन से राजा के समय भारत में आए थे? गुप्त राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी फोगुआजी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? फोगुआजी, बौद्ध राज्यों का अभिलेख इसका हिंदी अनुवाद होता है। चाइनीज में इसे फोगुआजी कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे बौद्ध राज्यों का अभिलेख नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? फाइयान ने लिखी थी। इसके अंतर्गत अपन को जानकारी किस चीज की मिलती है? तो गुप्त काल। भाई गुप्त राजा के समय आए हैं तो गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति की जानकारी अपने को मिलती है। कौन सी पुस्तक में? फोगोज यानी बौद्ध राज्यों का अभिलेख नामक पुस्तक में। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि युक्त बताया है। किसने? फाइयान ने। आगे बात समझ में। फाइयान किस देश के निवासी थे? तो फाइयान थे अपने चीन देश के निवासी। किसके समय आए थे? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। और पुस्तक इनकी कौन सी है? फोगुआजी इनकी पुस्तक का नाम है, यानी कि बौद्ध राज्यों का अभिलेख। जानकारी अपन को गुप्त काल यानी
गुप्त काल की जानकारी तो मिलती है, इसके अतिरिक्त विशेषकर जो मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति है उसके बारे में जानकारी देते हुए फैयान महोदय अपन को बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जो थी वो खुशी और समृद्धि युक्त थी। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।